हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, लैटिस एंथैल्पी की कितनी टाइप्स होती हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लैटिस एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, लैटिस एंथैल्पी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक बॉन्ड। जब भी कोई आपको कंपाउंड दिया हो, अगर वो कंपाउंड आयोनिक है तो उसकी एंथैल्पी जो उसमें एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई होगी उस एंथैल्पी चेंज को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। और अगर कभी आपको कोई कोवलेंट बॉन्ड दिया हो, कोवलेंट कंपाउंड दिया हो, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो बेसिक डिफरेंस आपने लैटिस एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी में याद रखना है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। हम इस लेक्चर में लैटिस एंथैल्पी को फोकस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ लैटिस एंथैल्पी। तो जो कॉमन सिंबल हम यूज करते हैं लैटिस एंथैल्पी के लिए, इट इज डेल्टा एच एल ए टी टी। और दूसरी बात आपने जो याद रखनी है, देयर कैन बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी की दो टाइप्स होती हैं, आप इनमें से जो मर्जी टाइप यूज करें, दोनों टाइप्स कॉमनली हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको आपके माइंड में होना चाहिए, केमिकल इक्वेशन लिखते हुए भी और एंथैल्पी चेंज की नेचर बताते हुए भी। नेचर का मतलब है कि लैटिस एंथैल्पी वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो देखिए इसका क्या मतलब है, लैटिस एंथैल्पी की दो टाइप्स हैं। एक टाइप जो होती है इसको हम कहते हैं लैटिस एसोसिएशन एंथैल्पी, और जैसा कि नेम से जाहिर हो रहा है, एसोसिएशन का मतलब है इट इन्वॉल्व्स बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये हमेशा क्या होगा, दिस विल ऑलवेज बी एक्सोथर्मिक। दूसरी टाइप की जो बॉन्ड जो लैटिस एंथैल्पी होती है इसको हम बोलते हैं लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी। लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू बॉन्ड ब्रेकिंग व्हेन आयोनिक बॉन्ड इज ब्रोकन। तो लैटिस एसोसिएशन में हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनता है, इसलिए वो हमेशा नेगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक होगी। लेकिन लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी में हमेशा आयोनिक बॉन्ड ब्रेक होता है, इसलिए लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी हमेशा ये पॉजिटिव या एंडोथर्मिक होगी। अब इनकी डेफिनेशन को भी जब आपने लिखना है तो इसी तरह आपने इसको मॉडिफाई कर लेना है। जैसे अगर कभी आपको कहा जाए हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज लेटिस एसोसिएशन एंथैल्पी, तो आप कह सकते हैं द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक लैटिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट गैसियस आयंस। व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक लैटिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट गैसियस आयंस, इट इज नोन एज लैटिस एसोसिएशन एंथैल्पी। और दूसरी बात, अगर कभी आपने डिफाइन करना हो लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी को, तो आप कह सकते हैं इट इज द एंथैल्पी चेंज when one mole of solid ionic lattice is broken into its component gaseous ions। तो इसका मतलब है लैटिस एंथैल्पी में हम बॉन्ड ब्रेक भी कर सकते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कौन सी डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली लैटिस एसोसिएशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होगी और लैटिस डिसोसिएशन में हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एक बात तो आपने ये डेफिनेशन आपको पता चल गई। नेक्स्ट आपने इसकी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है। जैसे देखें, अगर हमें कभी कहा जाए राइट एन इक्वेशन फॉर द लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ सोडियम ऑक्साइड, जी हाँ सोडियम ऑक्साइड। तो जब कभी आपने लेटेस्ट एंथैल्पी की इक्वेशन लिखनी है तो ये बात याद रखनी है कि आपने उसके कंपोनेंट गैसियस आयंस को माइंड में लेके आना है। इस वक्त सोडियम ऑक्साइड में कौन से गैसियस आयंस हैं, सोडियम ऑक्साइड में दो टाइप के आयन हैं, एक है सोडियम आयन है गैसियस आयन, और दूसरा है ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन O2 माइनस 2 नेगेटिव। तो इसका मतलब है, अब ये जो इक्वेशन मैंने आपके सामने शो की है, दिस इक्वेशन इज शोइंग बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो ये लेटेस्ट एंथैल्पी तो है, बट दिस इज लेटेस्ट एसोसिएशन एंथैल्पी, और इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से हम कहेंगे दिस लेटेस्ट एंथैल्पी विल बी नेगेटिव और दिस विल बी एक्सोथर्मिक। तो अब आपको इक्वेशन लिखनी भी आ गई और आपको ये भी पता चल गया कि आपने जब भी किसी लैटिस एंथैल्पी को डिफाइन करना है तो आपने उसके अकॉर्डिंगली केमिकल इक्वेशन लिखनी है। जैसे देखें, अगर हमें कहा जाए राइट एन इक्वेशन फॉर लैटिस एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मैं चाहूँ तो इसकी एसोसिएशन की इक्वेशन लिखूँ, चाहूँ तो डिसोसिएशन की इक्वेशन लिखूँ, लेकिन मैंने जो भी केमिकल इक्वेशन लिखनी है उसके सामने मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन इंट्रोड्यूस कर देना है, ताकि जो भी देखे उसको ये बात क्लियर हो जाए कि मेरा मतलब यहाँ पे जो मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन शो की है, तो मुझे पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन नेगेटिव होती है, तो मैंने लेटिस एसोसिएशन एंथैल्पी की इक्वेशन लिखी है।
और अगर कभी मैं बॉन्ड ब्रेकिंग, आयोनिक बॉन्ड ब्रेकिंग की इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लेटिस एंथैल्पी के सामने पॉजिटिव का साइन यूज कर दूंगा, ताकि देखने वाले को क्लियर पता चल जाए कि ये मैंने लेटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी लिखा है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक होती है तो पॉजिटिव साइन लिखा है। जैसे देखें इस केस में मैं आपको आंसर शो करता हूँ। लेटिस एंथैल्पी हम लिखते हैं इक्वेशन फॉर मैग्नीशियम फ्लोराइड। तो मैग्नीशियम फ्लोराइड में आपको पता है कौन से दो गैसीय आयंस इन्वॉल्व है, मैग्नीशियम आयन इन्वॉल्व है Mg2+ एंड फ्लोराइड F1-। तो ये जो गैसीय आयंस हैं ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ये कंबाइन होकर मैग्नीशियम फ्लोराइड बना रहे हैं। आपको समझ आ गई होगी कि मैंने इस केस में गैसीय आयंस को कंबाइन किया है, मैंने आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन शो की है। तो इसका मतलब है कि लेटिस एंथैल्पी के सामने मैंने क्या सिंबल लिखना है, मैंने नेगेटिव का सिंबल लिखना है, या मैंने लिखना है कि दिस इज एक्सोथर्मिक, ताकि देखने वाले को ये बात क्लियर हो जाए दैट दिस इज लेटिस एसोसिएशन एंथैल्पी। एक और एग्जांपल देखें, इस तरह कर लेते हैं। अगर कभी आपको कहा जाए राइट एन इक्वेशन फॉर लेटिस एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैं फिर बता रहा हूँ आपके पास दो ऑप्शन है, आप उनमें से जो मर्जी लिख दें, दोनों बिल्कुल करेक्ट होंगी। अब देखें इस केस में मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन को देख के आपने अपने माइंड में गैस करना है कि ये कौन सी लेटिस एंथैल्पी मैंने इक्वेशन लिख दी है और उसके सामने क्या सिंबल हम लिखने वाले हैं। देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, हमने लिया है Al2O3 सॉलिड है, और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इसके कंपोनेंट गैसीय आयंस में, 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3O2 माइनस। तो अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, इस केस में हमने लेटिस ली, सॉलिड लेटिस आयोनिक कंपाउंड लिया, हमने उसको ब्रेक कर दिया उसके गैसीय आयंस में। तो लेटिस एंथैल्पी के यहाँ पे क्या नेचर हम शो करने वाले हैं, जी बिल्कुल सही आपने गैस किया, हम यहाँ पे उसको पॉजिटिव या एंडोथर्मिक शो करने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड ब्रेक किया। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि जब कभी भी लेटिस एंथैल्पी किसी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, आयनिक कंपाउंड ब्रेक होगा तो लेटिस एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। इसी को बेस करके देखें, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम क्लोराइड की लेटिस एंथैल्पी के लिए इक्वेशन लिखें तो सोडियम क्लोराइड की लेटिस एंथैल्पी के लिए आप दो इक्वेशंस लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन जो लिखी है देखें यहाँ पे मैंने, वो बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ, और दूसरी जो इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ लेटिस एंथैल्पी की, वो आयोनिक बॉन्ड ब्रेकिंग की हो सकती है। ये आयोनिक बॉन्ड ब्रेक हो गया एंड इट हैज प्रोड्यूस्ड गैसियस आयंस। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो आपने कहना है दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट लेटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड। और अगर आप इनकी इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज देखें तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों रिएक्शंस का, वो है 787 किलो जूल पर मोल। ये लेटिस एंथैल्पी होती है सोडियम क्लोराइड की। लेकिन अभी आपने कंप्लीट आंसर नहीं लिखा, आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट केस में क्योंकि आयनिक बॉन्ड फॉर्म किया है तो 787 के साथ क्या साइन आप यूज करेंगे, जी हाँ आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे। लेकिन दूसरे केस में आप 787 के साथ पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, क्योंकि आयनिक बॉन्ड आपने ब्रेक किया है। तो अब आपको ये बात क्लियर होगी कि लेटिस एंथैल्पी की जब भी इक्वेशन लिखनी है, आपको अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी गिवन है तो आपने देखना है कि अगर आपने आयनिक बॉन्ड ब्रेक किया है तो आपने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ पॉजिटिव प्लस का साइन यूज करना है, और अगर कभी आपने उसका आयोनिक बॉन्ड फॉर्म किया है तो उसकी लेटिस एंथैल्पी के साथ आपने नेगेटिव साइन यूज करना है। चलें आगे बढ़ते हैं और आज इस लेक्चर के आखिरी पॉइंट की तरफ, लेटिस एंथैल्पी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। हमें ये पता चल गया लेटिस एंथैल्पी क्या होती है, कितनी टाइप्स हैं और क्या नेचर है। तो लेटिस एंथैल्पी जो है इट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, लेटिस एंथैल्पी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने याद रखना है। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है रेशियो ऑफ चार्ज टू रेडियस। अगर हम किसी आयन के चार्ज को उसके रेडियस से डिवाइड कर दें तो वो जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे चार्ज डेंसिटी। अच्छा, हमें यहाँ पे चार्ज तो किसी भी आयन के ऊपर लिखा होता है, वो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। रेडियस के लिए कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, कोई इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत इजीली आप रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। वैसे रेडियस केमिस्ट्री के लिटरेचर में अवेलेबल होते हैं डिफरेंट आयंस के, डिफरेंट एटम्स के, लेकिन हमें इस वक्त वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। रेडियस आपने कैसे फाइंड करना है, आपके सामने अगर दो एलिमेंट्स हों, आपने सिर्फ उनका एटॉमिक नंबर देख लेना है। जिसका एटॉमिक नंबर स्मॉल होगा उस एटम का रेडियस स्मॉल होगा। तो एटॉमिक नंबर से आप रेडियस बता सकते हैं एटम को,
एटॉमिक नंबर से। ओके, क्या रिलेशनशिप है लैटिस एंथैल्पी का चार्ज डेंसिटी से? अगर कभी चार्ज डेंसिटी हाई होगी तो चार्ज डेंसिटी कब हाई होगी? चार्ज डेंसिटी उस आयन की हाई होती है जब उसका चार्ज हाई हो और रेडियस स्मॉल हो। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो इसका क्या मतलब हुआ? चार्ज डेंसिटी जो है ये किसी भी आयन के चार्ज और रेडियस दोनों पे डिपेंड करती है, और रिलेशनशिप भी आपके सामने है। अब अगर किसी आयन की चार्ज डेंसिटी हाई है तो उसकी लेटिस एंथैल्पी हमेशा हाई होगी, मोर एक्सोथर्मिक होगी, मोर एंडोथर्मिक होगी। इसका क्या मतलब है? मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, देखें उस एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर हमें दिया हो सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड और हमसे ये पूछा जाए इन दोनों में से किस कंपाउंड की लेटिस एंथैल्पी हाई है, तो आपने क्या करना है, आपने इन कंपाउंड्स के आयंस के चार्जेस और रेडियाई फाइंड करने हैं। अच्छा, रेडियस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर किसी कंपाउंड में चार्जेस ही डिफरेंट हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है उसका आंसर लिखने में। जैसे देखें इस केस में आप क्या करेंगे, चार्जेस लिखें, सोडियम 1 प्लस है, ऑक्सीजन 2 माइनस है, मैग्नीशियम 2 प्लस है, ऑक्सीजन 2 माइनस है। तो यहाँ पे एक बात तो ये देखें कि यहाँ पे नेगेटिव आयन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि नेगेटिव आयन कॉमन आयन है और दोनों कंपाउंड में नेगेटिव आयन एक है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ पॉजिटिव आयन को कंसिडर करते हैं, और पॉजिटिव आयन के भी चार्जेस डिफरेंट हैं तो हमें रेडियस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिर्फ चार्ज को देख लेंगे। तो इस वक्त हमारे किस आयन का चार्ज आया है? मैग्नीशियम। इसका मतलब है मैग्नीशियम का चार्ज आया है तो मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा होगी सोडियम से। तो जब मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होगा सोडियम ऑक्साइड के मुकाबले में। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वुड हैव हाई लेटिस एंथैल्पी। अच्छा, डिपेंड करता है, अगर बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज़ मोर एक्सोथर्मिक लेटिस एंथैल्पी, और अगर आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज़ मोर एंडोथर्मिक लेटिस एंथैल्पी। आपको बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में शायद ये भी आया होगा कि अगर कॉमन आयन ना हो, कभी अगर चार्जेस सेम ना हो, फिर हम क्या करें? चलें उसका भी एक शॉर्टकट मैं यहाँ पे एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। जैसे देखें आपके सामने एग्जांपल्स आ रही हैं, 3 कंपाउंड्स आ रहे हैं इस सेट में। एक मैंने कंपाउंड लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड लिया सोडियम ऑक्साइड, और तीसरा कंपाउंड लिया सोडियम क्लोराइड। यही क्वेश्चन आ रहा था आपके माइंड में? तो देखिए मैं आपको इसका भी आंसर बता देता हूँ। ऐसे केस में आपके क्या करना है, जब सेट ऑफ कंपाउंड में चार्जेस डिफरेंट हों तो हमने कैसे कंपैरिजन करना है? हमने सब आयंस के चार्जेस लिखने हैं। ये मैग्नीशियम हो गया 2 प्लस, ऑक्सीजन हो गया 2 माइनस, सोडियम हो गया 1 प्लस, ऑक्सीजन हो गया 2 माइनस, सोडियम हो गया 1 प्लस, क्लोरीन हो गया 1 माइनस। तो ऐसे केसेस में भी बहुत सिंपल है, आपने चार्जेस लिखे, चार्जेस लिखने के बाद क्या करना है, आपने हर कंपाउंड के चार्जेस का प्रोडक्ट निकाल लेना है। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से आप बता देंगे इनमें से किसकी लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा है और किसकी कम है। देखें कैसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड के चार्ज का प्रोडक्ट निकालें, चार्ज का साइन को भूल जाएं, सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड को माइंड में रखें। 2 इंटू टू, क्या मैग्नीट्यूड निकला? 4, 2 इंटू टू 4। सोडियम ऑक्साइड में 2 इंटू वन 2, 1 इंटू वन 1। तो पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज निकला 4, सोडियम ऑक्साइड का निकला 2, सोडियम क्लोराइड का निकला 1। तो जिस कंपाउंड का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसकी लेटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। तो बात आपको समझ आ गई होगी। इन तीनों केसेस में सबसे ज़्यादा लेटिस एंथैल्पी मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद सोडियम ऑक्साइड, और इन तीनों में सोडियम क्लोराइड की लेटिस एंथैल्पी सबसे कम होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।